Hello everyone, welcome to Reservoirs Academy and also welcome to the course of Public Administration optional for UPSC mains examination as well as UGC NET examination. Okay. So in the lecture series of Public Administration हम लोग पढ़ रहे थे थिंकर के बारे में और थिंकर के बारे में हमने जब बात करा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन थिंकर के बारे में दे दे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि थिंकर इज कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो पब्लिक एड की थ्योरी है उसका जो कोर है, ठीक है, दैट इज थिंकर। वो क्या है? थिंकर है, ठीक है। तो थिंकर में हम मेनली ये स्टडी करते हैं कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा सा स्टोरी हम जान लेते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है, यूरोप में, जब यूरोप में रेनेसा आता है, ठीक है, पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। क्लियर है? तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है वहाँ पर क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्रम में, ठीक है, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, इस क्रम में देयर आर वेरियस मैनेजमेंट थ्योरीज, उसका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट थ्योरी के इवोल्यूशन से पहले जो इंडस्ट्री के काम करने का तरीका रहता है, ओके, वो ये रहता है कि इंडस्ट्री काम करता है रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये जो रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल है, इसमें क्या है कि जो सुपीरियर है, बॉस है, मैनेजर है, ओके, उसके द्वारा जो भी अनाप शनाप अनरीजनेबल, ठीक है, सॉल्यूशन बताया जाता है उसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लिया जाता है, ओके। तो यानी कि जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट थ्योरी। थ्योरी इसमें इंडस्ट्री को मैनेज करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्लियर है? और ये जो तरीका है बिल्कुल ये अनसाइंटिफिक तरीका है। इस तरीका में, साइंटिफिक तरीका का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने का, कार्य करने का जो सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, वे होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक वे। और जब काम करने का तरीका क्या होगा, सिस्टमैटिक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अनसाइंटिफिक वे, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब क्या है? अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी मैनेजमेंट की आती है, ओके, ये आती है F.W. टेलर के द्वारा। F.W. टेलर, इनका है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्या है इनका? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, वे होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है, ओके, और इस तरह से इवोल्यूशन होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, ओके। और ये थ्योरी क्या करता है? तो ये थ्योरी चूंकि साइंटिफिक है तो इट रिप्लेस्ड रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब। क्लियर है? अब जनरली क्या है, जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो ये आगे हम ग्रेजुअली जब थ्योरी हमारा डेवलप होगा, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इसमें दो तरह के मेन थिंकर है, लेकिन एक थर्ड जंक्शन वाला थिंकर भी है, ठीक है। तो एक है कैटेगरी ऑफ थिंकर, उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, तो ये मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल थ्योरी है, जैसे कि F.W. टेलर, अभी हम लोग फायोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा गुलिक एंड उर्विक, गुलिक एंड उर्विक के बाद आएगा मैक्स वेबर, ओके। तो ये सारी की सारी थ्योरी है, क्या है आपका? क्लासिकल थ्योरी है। तो क्लासिकल थ्योरी आर ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ओके। और क्लासिकल थ्योरी का बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि ये मोर टेक्निकल है, ठीक है, बट लेस इमोटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमने यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड दो वर्ड यूज किया। पहला वर्ड यूज किया कि इट इज मोर टेक्निकल, ये टेक्निकल ज़्यादा है। तो टेक्निकल का मतलब क्या हुआ कि मैकेनाइजेशन, मशीन, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमोटिव चीज़ें जो है, इमोशन, बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये मानता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मशीन में कॉग है, मतलब मशीन का एक पार्ट है, कॉग इन अ मशीन, ओके। तो ह्यूमन बीइंग जितना देर काम करेगा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। और ह्यूमन का कोई इमोशनल नीड नहीं होता है, ठीक है। यानी ये बिहेवियर के बारे में स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करता है, ठीक है।
तो इनका ऐसा मानना है कि बस ह्यूमन को क्या करना है, ह्यूमन जो है एक मशीन का पार्ट है, जैसे मशीन होता है तो मशीन को आप जितना चलाओगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वैसे ह्यूमन को जितना चलाओगे, ठीक है, जितना देर वर्क कराओगे उतना मशीन क्या करेगा, वर्क करेगा। बट ये गलत सॉल्यूशन, ये जो थ्योरी है, ठीक है, इस थ्योरी को चैलेंज किया जाता है एक नए अप्रोच के द्वारा, इसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। और इन दोनों को ब्रिज करने के लिए एक और थिंकर है जिनका नाम है मेरी पार्कर फॉलेट, ओके, और उसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो डायनेमिक थिंकर है, तो पहला है क्लासिकल, तो सी डी बी, ओके, सी डी बी ऐसे आप याद कर लीजिए। तो पहले क्लासिकल थिंकर आएगा, क्लासिकल थिंकर के बाद आएगा डायनेमिक थिंकर, और डायनेमिक थिंकर के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। क्लियर है? तो क्लासिकल थिंकर में पहले थिंकर थे एफ डब्ल्यू टेलर, ऑलरेडी इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो हम लोग स्टडी करेंगे आज फायोल के बारे में, जो सेकेंड थिंकर है। क्लासिकल में टोटल 4 थिंकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन क्लासिकल थ्योरी यू हैव टू स्टडी 4 थिंकर्स। जो क्लासिकल थ्योरी है, वी हैव टू स्टडी 4 थिंकर्स। तो पहला थिंकर कौन है? पहले थिंकर है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर। सेकेंड थिंकर है फायोल, हेनरी फायोल। थर्ड है गुलिक एंड उर्विक। ये दोनों अलग अलग थिंकर हैं, एक ही नाम नहीं है दोनों, ठीक है। तो गुलिक अलग है, उर्विक अलग है, बट इनका थ्योरी कंबाइंड है। और चौथे हैं मैक्स वेबर। यही 4 थ्योरी आपको पढ़ना है क्लासिकल थिंकर के अंदर। ऑलरेडी हमने टेलर कवर कर लिया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फायोल, ठीक है, हेनरी फायोल। जो हेनरी फायोल है, इनको फाउंडर बोला जाता है किस चीज़ का? तो इनको फाउंडर बोला जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल का। क्लियर है? तो फायोल और टेलर दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें तो फायोल का जो राइटिंग है वो टेलर से पहले आता है, ठीक है। लेकिन टेलर को जनरली क्या होता है, टेलर को रिकॉग्निशन पहले मिलता है, पहले हम टेलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और टेलर के बाद रिकॉग्निशन मिलता है फायोल को। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फायोल फ्रांस के रहने वाले हैं, तो इनका जो पेपर पब्लिश होता है, पेपर मतलब इन्होंने जो वर्क किया हुआ है, ठीक है, वर्क किया हुआ है, तो उसको क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश किया जाता है। क्लियर है? तो फायोल का जो रिसर्च आर्टिकल है वो बाद में आता है, ओके, सॉरी पहले आता है, लेकिन क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है तो होता है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी बाद में आता है। दैट्स वाई टेलर वाज रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर वाइल फायोल वाज रिकॉग्नाइज्ड लेटर। ओके, तो फायोल्स राइटिंग प्रिसीड्स ऑफ टेलर, मतलब इनका पहले ही राइटिंग लिखा गया था, ठीक है, बट ओनली आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ वर्क ऑफ फायोल इन इंग्लिश ही वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो जब इनका वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया देन ही वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो इनका पेपर का नाम क्या है? आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, इनका पेपर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनका पेपर का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल इट जनरल। ओके, ये फ्रेंच लैंग्वेज में, इसको मत डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आप ये सर्च कीजिएगा, तो ये 1929 में ये पेपर पब्लिश हुआ था। ओके, तो एक्चुअली ओरिजिनल वर्क वाज इंडस्ट्रियल, सॉरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल इट जनरल, इट इज वर्क ऑफ फायोल इन फ्रेंच लैंग्वेज, और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1916 में, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस पेपर का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाई फायोल। आप इसको देख भी सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, तो आप चाहे तो इस इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाई फायोल। क्लियर है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाई हेनरी फायोल। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, देखिए आ गया ना, मैनेजमेंट बाय फायोल। ओके, तो ये इनका वर्क है, ये पेपर आपको मिल जाएगा यहाँ से, 148 पेज का पेपर है। क्लियर है? रिसर्च आर्टिकल है।
ओके, यही पेपर है इनका। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इट वाज रिटन बाय हेनरी फायोल, इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच एडिशन, ठीक है, बाय कॉन्स्टेंस एस्टोर्स। ओके, तो इस पेपर को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ने से थोड़ा सा होलिस्टिक आइडिया होता है। ओके, इसलिए पेपर पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ना अच्छी बात है। तो यही पेपर है, ठीक है, इस पेपर को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। खैर चलिए हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो ओरिजिनल पेपर का नाम क्या है? तो ओरिजिनल पेपर का नाम है, जो फ्रेंच लैंग्वेज में है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल इट जनरल। ये पब्लिश हुआ था 1916 में, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो पब्लिश हुआ था 1929 में। ओके, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है फायोल का वो क्या है? तो इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। इसका अदर नेम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और मैकेनिस्टिक थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। इतना नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब बार बार आप एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है दैट इज कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये क्लासिकल थ्योरी का कंपोनेंट है। अभी आपने देखा कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपको 4 थिंकर पढ़ना है, ठीक है। तो पहला थिंकर कौन है, मैं आपको लास्ट तक याद करवा ही दूंगा, ठीक है। तो पहला थिंकर कौन है? पहला थिंकर है F.W. टेलर। ओके, टेलर के बाद कौन आते हैं? फायोल। फायोल के बाद कौन आते हैं? गुलिक एंड उर्विक। और गुलिक एंड उर्विक के बाद कौन आते हैं? मैक्स वेबर। ये 4 थिंकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्लासिकल, ये क्या है? ये क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं। ओके, यहाँ पे नाम लिखा भी हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशंस हेनरी फायोल, लूथर गुलिक एंड लिंडाल एफ उर्विक, ठीक है। फायोल के वर्क का आधार क्या है? तो इसके वर्क का आधार है, इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क का जो एक्सपीरियंस होता है, इसके आधार पे इन्होंने पेपर को लिखा था, ठीक है। दैट्स वाई इनका पेपर क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपको ये सारा का सारा PDF जो है ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। ओके, ये हमारा ऐप है, सावित्री एडू हब करके ऐप है, ये फर्स्ट पेज में दिया हुआ है यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर मिनट। तो ये हमारा ऐप है सावित्री एडू हब, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड टू ज्वाइन द फुल कोर्स यू मे ऑल्सो ज्वाइन इट। तो आप इस ऐप के द्वारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा सेंटर 2 प्लेस पे है, ठीक है। एक है सुंदरपुर बापू चौक, दूसरा कहाँ पे है? मिसर टोला में, दरभंगा में। तो इन दोनों जगहों पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, फुल क्लास को। ओके, खैर, तो फायोल के वर्क का आधार क्या है? तो इसका आधार है, इट इज बेस्ड ऑन रिच एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन। फायोल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन किया था माइनिंग इंजीनियरिंग में, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्वाइन किया माइनिंग फर्म को, कंपनी को, जिस कंपनी का नाम था एसए कॉमेंट्री फोर्चेम वोल्ट। ये कंपनी SACF, यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया एज एन इंजीनियर इन 1860। ओके, 1860। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, अच्छा ये हो गया था। चलिए, फिर क्या होता है कि यहीं पर ये कंटिन्यू वर्क करते हैं और बाद में इनका प्रमोशन हो जाता है। सो ही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी SACF, जिसका हमने नाम भी बताया था, 1918 में। और इस पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं ये टिल 1925। तो ये इनका बायोग्राफी हो गया। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि जब इस कंपनी को में ये इंटर करते हैं तो ये कंपनी बैंकरप्ट रहता है। तो बैंकरप्ट कंपनी को ये फाइनेंशियल सक्सेस दिलाते हैं, ठीक है। तो यानी इनका जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो इफेक्टिव है, तभी तो ये क्या कहते हैं, एक बैंकरप्ट कंपनी को जो है फाइनेंशियल सक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो उर्विक ने इनके वर्क को बोला कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द रोमांसेज ऑफ फ्रेंच इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। ओके, तो फायोल का 2 मेजर व्यू है, ठीक है। तो पहला व्यू क्या है? पहला व्यू है कि जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था क्लासिकल थ्योरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, कि अर्लियर इंडस्ट्रीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइन ऑफ रूल ऑफ थंब। क्लियर है? यानी कि रूल ऑफ थंब के आधार पर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो रूल ऑफ थंब वाज अनसिस्टमैटिक वे टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। क्लियर है? ठीक है। तो जब अनसिस्टमैटिक वे से आप कंपनी को मैनेज करेंगे तो क्या वहाँ पे इकोनॉमी आएगी? नहीं आएगी। क्या वहाँ पर इफिशियंसी आएगी? तो एफिशिएंसी भी वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही थी, कंपनी वेयर बिकमिंग इनएफिशिएंट, कंपनी इनएफिशिएंट बन रहे थे। ठीक है।
और कंपनी में जो वर्क हो रहा था वो इकोनॉमिक नहीं था, इट वाज अनइकोनॉमिक। ओके, तो इन्होंने पहला थ्योरी ये दिया, पहला बोला कि साइंस ऑफ मैनेजमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ थंब। ओके, सेकंड कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो एक होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है? तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सरकारी जो संस्थाएं होती है, जो सरकार के टैक्स से चलता है, टैक्स पेयर के मनी से चलता है, ठीक है, उन संस्थाओं का अल्टीमेट गोल ये होता है, ओके, कि भले ही कंपनी को घाटा हो रहा हो लेकिन अल्टीमेटली पीपल का वेलफेयर करना, ये उसका पर्पस होता है। क्लियर है? लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है दैट इज ओनली वन एंड ओनली गोल, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर है? ये हमने स्पष्ट किया था चैप्टर नंबर 1 में, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज इक्वली एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो, प्राइवेट हो, रिलीजियस हो, ठीक है, कस्टमरी हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप हो, सभी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हमारा नहीं मतलब फयोल साहब का प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, ठीक है, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था टेलर में। तो सेकंड कंपोनेंट क्या था? सेकंड कंपोनेंट ये था कि इनका थ्योरी यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज अचीवमेंट ऑफ गोल इज कंसर्न, ठीक है। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट, ये उसका गोल होता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है कि इट शुड बी इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट। ओके, सो एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बिग हो या स्मॉल हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, ओके, सभी के लिए फायोल का थ्योरी इक्वली क्या है? एप्लीकेबल है। ओके, ठीक है। सो अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, इकोनॉमी और एफिशिएंसी हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क और पैटर्न, और सेकंड डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस तरह के मेथड को फॉलो किया जाता है टू अचीव द गोल। ओके, तो यदि मेथड रूल ऑफ थंब है तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ थंब क्या है? अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक है। बट यदि साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा तो इस केस में गोल को अचीव करना बहुत हद तक क्या होगा? आसान होगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप, तो टोटलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी होता है, मतलब कि ओवरऑल जो एक्टिविटी इंडस्ट्री की होती है उसको हम 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी इंडस्ट्री के अंदर 6 तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। जब 6 तरह का फंक्शन होगा तो 6 तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा, 6 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो एनी इंडस्ट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ 6 टाइप ऑफ फंक्शंस एंड 6 फंक्शनल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू फायोल। ओके, तो पहला फंक्शन क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो पहला फंक्शन होता है टेक्निकल ग्रुप, ठीक है। जो टेक्निकल ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका मेन काम होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, मतलब ये सिंपली टेक्निक, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज कमर्शियल ग्रुप, इसका मेन काम होता है बाई करना, सेल करना और एक्सचेंज करना, ये इनका मेन वर्क होता है। थर्ड है फाइनेंशियल ग्रुप, इनका मेन काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड कैपिटल, वट एवर कैपिटल इंडस्ट्री हैज, कंपनी हैज, वट एवर फंड कंपनी हैज, उसको कैसे हम मैक्सिमली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में पॉलिसी बनाना और डिसाइड करना, ये काम होता है फाइनेंशियल ग्रुप का, ठीक है। फोर्थ काइंड ऑफ ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है इट टेक्स केयर ऑफ स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो बैलेंस शीट है, कॉस्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो डेटा है, ठीक है, डेटा जो सेल एंड परचेज का डेटा है, ओके, ये अदर काइंड ऑफ जितना भी डेटा है इस सब का देखरेख करना, ओके, और डेटा को स्ट्रक्चर करना, बनाना, एनालिसिस करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है अकाउंटिंग वाले ग्रुप का, ठीक है। पांचवा क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रोटेक्ट भी करना है और जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम करे उसको प्रोटेक्ट करना है, तो दैट्स वाई सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, और सिक्स ग्रुप है मैनेजमेंट, तो इट टेक्स केयर ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देयर आर 6 एक्टिविटीज, तो 6 एक्टिविटीज जो है, ठीक है, इसमें 5 एक्टिविटी क्या है? आइसोलेटेड है, क्लियर है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है? इन सबको इंटीग्रेट करता है, ठीक है।
तो मैनेजमेंट का अप्रोच इंटीग्रेटिव है, जबकि अदर जो वर्क 5 वर्क है, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, नेचर कैसा है, आइसोलेटिव है। ओके, सो फर्स्ट 5 ग्रुप्स आर सेगमेंटल और आइसोलेटेड इन नेचर, दैट इज परफॉर्म इन आइसोलेशन, जबकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इंटेग्रल है। ओके, दैट इज नन ऑफ द फंक्शन कैन बी अंडरटेकन विदाउट कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। ओके, फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, क्या काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का या मैनेजमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या काम होता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का 4 काम होता है। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग मतलब प्लानिंग और प्री ओवेंस। ओके, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीज़ों को 5 वर्क होता है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो पहला होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है कमांडिंग, कंट्रोल करना, चौथा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना और कंट्रोल करना। ये 5 काम होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फ्यूचर को देखते हो, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री क्या करेगा, फ्यूचर को विजुअलाइज करेगा, इनविजन द फ्यूचर एंड आउटलाइन द पाथ थ्रू विच गोल्स कैन बी अचीव। तो फ्यूचर में जो भी गोल है, ठीक है, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये मेन काम होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि इनविजन द फ्यूचर एंड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू इट टू अचीव द फ्यूचर गोल। क्लियर है। सो फाइनलाइजिंग द गोल एंड लेइंग डाउन द प्लान ऑफ एक्शन। तो पहले क्या करेंगे, तब गोल को हम डिसाइड कर लेंगे, फिर उस गोल को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा। ओके, इसको सिर्फ एक्शन प्लान को बनाना नहीं बल्कि इंप्लीमेंट भी करना है। ये सारा का सारा काम होता है प्लानिंग वाले बॉडी का, ठीक है। सेकेंड बॉडी क्या है, तो सेकेंड बॉडी है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमें क्या करना है कि जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स है, ओके, उसको सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या है, थर्ड है कमांडिंग। ओके, तो थर्ड है कमांडिंग। ओके, तो यदि मान लो रिसोर्स का एलोकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, ओवरलैप होगा वर्क का। जब ओवरलैप होगा तो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आउटकम क्या होगा, कम आएगा। आउटकम कम आने का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, ये चीज़ें अनइकोनॉमिक होगा। क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें क्या करना है, चीज़ों को इकोनॉमिक बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, लेकिन चीज़ें क्या होगा, अनइकोनॉमिक और इनएफिशिएंट हो जाएगा। गुड। कमांडिंग मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड एबल टू डायरेक्ट द मैन पावर, ठीक है। यानी कि जो मैनेजर है, मैनेजर, ओके, तो मैनेजर के पास ये पावर होना चाहिए, ठीक है, कि वो अपने तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि वेरियस यूनिट के बीच में क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग वेरियस यूनिट एंड इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। क्लियर है। और हार्मनी होने के साथ साथ जो है, ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर विद इन ऑर्गेनाइजेशन आर इन लिमिट्स ऑफ नॉर्म एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो वट एवर नॉर्म एंड रेगुलेशन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उस नॉर्म और रेगुलेशन के अंदर में काम करना है, ये कंट्रोल का मेन मतलब होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 2 टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि नॉर्म के आप कंप्लायंट है तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, और यदि आप नॉर्म के नॉन कंप्लायंट है तो इस केस में क्या होगा, आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। फंक्शनल थ्योरी ऑफ फयोल, ठीक है। तो फयोल का जो मेनली फोकस था दैट वाज ऑन मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजमेंट। तो फयोल का जो अप्रोच है इसको बोलते हैं मैनेजर अप्रोच। जैसे नेट में कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि जो फयोल का अप्रोच है वो कैसा अप्रोच है, तो कैसा अप्रोच है फयोल का, तो फयोल का अप्रोच है मैनेजेरियल। कैसा अप्रोच है, मैनेजरियल अप्रोच है, ठीक है। तो फयोल ने फोकस किया मेनली ऑन फंक्शनल थ्योरी और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया, ठीक है। उनका मोर इम्फेसिस था फंक्शनल एस्पेक्ट पे, ठीक है, लेकिन साथ साथ ही वाज आल्सो फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। क्लियर है। So Fayol dealt with the functional and structural aspect of organization through 14 flexible principles. It is very very important, ठीक है। तो Fayol का 14 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है, इसको रट लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और नेट पे तो पूछता ही पूछता है। इफ यू हैव मास्टर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेंस तो नेट के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेपर 1 थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ओके।
और इवन आपने चूँकि सिलेबस यूपीएससी की तैयारी की है तो आपने यदि सीसेट पेपर 2 पढ़ा हुआ है तो पेपर 1 भी देखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसा होता है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह होता है, तो इनको थोड़ा बहुत देखने की आवश्यकता है। अदरवाइज यदि आपका सिलेबस कमांड है यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है, नेट में कम पढ़ना है। इवन जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी नेट में कम पढ़ना होता है। यूपीएससी का सिलेबस ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। तो यदि आपने यूपीएससी का सिलेबस कर लिया है तो इस केस में जो है आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नेट क्लियर नहीं है, ठीक है। सिर्फ नेट क्लियर क्वेश्चन बैंक आपको बना लेने की आवश्यकता। क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हैं, उसको बनाना ही है, ठीक है। पर एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना, बुक उतना ही पढ़ना जितना यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड बुक है, ओके। चलिए कम टू द पॉइंट। तो फायोल एम्फेसाइज्ड मेनली ऑन फंक्शनल थ्योरी, मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो फायोल का 14 प्रिंसिपल है। क्या क्या प्रिंसिपल जरा देखिए। पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। फायोल का सेकंड प्रिंसिपल ये है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड क्या है? डिसिप्लिन। चौथा क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो मेन है, ठीक है। आपका जो आप एज एन इंडिविजुअल आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी ऑफ पर्सोनल। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसके अलावा स्केलर चेन यानी हायरार्की। ऑर्डर का मतलब प्लेसमेंट होता है। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और एस्पिरिट डी कॉर्प। अब इन सारे पॉइंट को हम समझते हैं वन बाई वन। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है? स्पेशलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क में, यूपीएससी में पूछ देता है कि डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग टू नेचुरल ऑर्डर, ओके। इसको एक्सप्लेन करना होता है, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो फायोल कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग टू नेचुरल ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके, वहाँ पे वर्क स्पेशलाइज होता है। सो इन मॉडर्न एरा वर्क हैज बिकम स्पेशलाइज्ड, ओके। अल्टीमेटली इट रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, यानी कि स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ स्किल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो इट बिकेम नेचुरल दैट स्पेशलाइजेशन इंटर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क टू एड्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो यानी कि स्पेशलाइजेशन का फायदा ये होता है कि क्या होता है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का काम है, डॉक्टरी का काम है, ओके। अब डॉक्टरी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, क्लियर है। इंजीनियरिंग में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, ओके। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन की आवश्यकता होती है, ओके। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। सो दिस नेचुरल सेपरेशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड टू रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ वर्क, ओके। तो यदि हम नेचुरल ऑर्डर को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन ए वाले को बी में डाल देते हैं, बी वाले को सी में डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर ब्रेकिंग द ऑर्डर, ब्रेकिंग द ऑर्डर। तो वर्कर कंटिन्यू टू परफॉर्म इन ओल्ड ट्रेडिशनल अनसिस्टमैटिक मैनर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वर्कर जो है सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करेगा, यानी वर्कर का अप्रोच साइंटिफिक नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वर्कर का अप्रोच क्या होगा? अनसाइंटिफिक होगा, क्लियर है। और जब अनसाइंटिफिक तरीका होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे वार्न भी करते हैं, वार्न ये करते हैं कि एक्सेसिव डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए बट डिवीजन ऑफ वर्क एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फिर दोबारा इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुटेबल डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज एसेंशियल। नो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू अनसाइंटिफिक मीन्स ऑफ अनसाइंटिफिक वे टू परफॉर्म द जॉब। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इनएफिशिएंट हो जाएगा। एंड इफ देयर इज एक्सेसिव डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, देन आल्सो ऑर्गेनाइजेशन बिकेम इनएफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि राइट टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, मतलब आपका सबऑर्डिनेट आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता, ओके। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में आपकी अथॉरिटी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि आपका जो सबऑर्डिनेट है, जो आपके अधीन कार्य कर रहा है, आपका जो जूनियर है, ठीक है, तो दे मस्ट फॉलो योर कमांड, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी का डेफिनेशन होता है कि राइट टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट और राइट टू गेट थिंग्स डन बाय सबऑर्डिनेट, ओके, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। और अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन शुड कमेंसरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अथॉरिटी आएगा तो इसका साथ क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साथ में आता है, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ
केम टुगेदर और बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ओके। तो डिसिप्लिन, so employee of organization should obedient towards norm and regulation of organization, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नॉर्म्स और रेगुलेशन है उसके टुवर्ड्स यदि ओबीडियंट है कौन? एम्प्लॉई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, अदरवाइज डिसिप्लिन मेंटेन्ड नहीं है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपर ऑर्डिनेट, मतलब कि एक जो सबऑर्डिनेट होगा सिर्फ एक बॉस के टुवर्ड्स, बॉस मतलब सुपर ऑर्डिनेट, उसके टुवर्ड्स आंसरेबल होगा। सो एवरी सबऑर्डिनेट गॉट डायरेक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ठीक है। और हर एक जो सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है, दे गेट डायरेक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। तो फायोल का ऐसा मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो अपोजिट है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, सही नहीं है, ठीक है, अपोजिट है फंक्शनल फोरमैनशिप के, ठीक है। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है? तो टेलर का थ्योरी था फंक्शनल फोरमैनशिप, ओके। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था कि वन वर्कर वाज वर्किंग अंडर 8 फंक्शनल सुपरमैन, क्लियर है। तो वन वर्कर वाज वर्किंग अंडर 8 फंक्शनल सुपरमैन, ये फंक्शनल फोरमैनशिप है। इसको अपोज करते हैं कौन? टेलर। मतलब टेलर की थ्योरी है, इसको अपोज करते हैं फायोल। तो टेलर का जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वाज डिफेंडेड ऑन आइडिया दैट वन वर्कर हैड टू डू वन स्पेशलाइज्ड जॉब, thus each worker worked under a foreman, ठीक है। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट और ग्रुप ऑफ पीपल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी यूनिट होता है, जितने भी पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, मैन होता है, मशीन होता है, ठीक है, तो सभी का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स होना चाहिए। तो जब गोल में डाइवर्जेंस होगा तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इनएफिशिएंट हो जाएगा, ओके। सो फायोल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम इट। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो क्या करना है कि इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, मर्ज करना है, ओके, या इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसको सिनर्जाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की प्रायोरिटी, ठीक है, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, एंड इंडिविजुअल ग्रेटिफिकेशन और गोल इज सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बड़ा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ओके। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है, तो सैलरी ऑफ पर्सनल, तो पेमेंट शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड एफर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ऑफ फर्म। तो पेमेंट कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, और पेमेंट से एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होना चाहिए, ओके, ये भी आवश्यक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड ऑफ हायर फंक्शनरी ओनली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में नेचुरल ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए, सॉरी ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, और ये हो गया पावर का डिवोल्यूशन, डी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो फायोल के अनुसार सेंट्रलाइजेशन क्या है? नेचुरल ऑर्डर है, ठीक है। तो जब फर्म स्मॉलर होगा तब एम्प्लॉय हैड फेस टू फेस इंटरेक्शन, लेकिन जैसे ही फर्म का साइज बड़ा होगा, ओके, तो इस केस में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ओके। तो जब फर्म का साइज छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब फेस टू फेस इंटरेक्शन चलेगा, ठीक है। लेकिन जब फर्म का साइज बड़ा होगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में फेस टू फेस इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी को प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइजेज, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा होगा तो इस केस में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बट सम एक्सेप्शनल केस आल्सो डिस्कस्ड बाय फायोल, जैसे एम्प्लॉय ट्रस्टेड द एम्प्लॉय, देन द एम्प्लॉयर में डिसेंट्रलाइज, ओके, डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो जब क्या होगा? एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पे ट्रस्ट होगा, तो इस केस में आप डिसेंट्रलाइजेशन के अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, ऐसा फायोल ने सजेस्ट किया है, ठीक है। स्केलर चेन, तो स्केलर चेन का मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि
ऑर्डर मीन्स टू डायरेक्ट और कमांड। अच्छा, अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है डायरेक्ट और कमांड। तो प्लेसिंग द राइट मैन एट राइट प्लेस, जैसे कि एक डॉक्टर जो है काम नहीं कर सकता इंजीनियर का, और इंजीनियर काम नहीं कर सकता है डॉक्टर का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सही व्यक्ति को सही जगह पे रखना है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर या प्लेसमेंट। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है, ये ब्रॉडर टर्म है इन कंपैरिजन टू रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन का मतलब सिंपली पेमेंट और सैलरी होता है। तो फायोल का ऐसा मानना था कि देयर शुड बी इक्विटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड, ठीक है। इक्विटी का मतलब शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, ओके। तो रिवार्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के मामले में क्या होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी वर्कर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए। तो टेन्योर इज क्रिटिकल टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टेन्योर क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करने के लिए। तो इट शुड बी नॉट टू शॉर्ट, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्लासेंट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो फायोल का ऐसा मानना था कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है, ओके, इससे क्या होता है, इससे एक्सपर्टीज इंडिविजुअल का बढ़ता है पर्टिकुलर पोजीशन में। जैसे एक ही पोजीशन में आप लंबे समय तक काम करोगे, ठीक है, तो उस डोमेन का एक्सपर्टीज उसके पास हो जाता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉट इमोशनल रीजन्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइन पे टेन्योर को एस्टेब्लिश करना चाहिए, ना कि आप भावुक होकर जो है, ठीक है, इमोशन के आधार पर टेन्योर को ये कर दो, क्या कहते हैं, फिक्स कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। So this is Rishabhai's Academy. We have 3 branches. The first one is at Sundarpur Bapu Chowk, Darbhanga. It is our main center. Second center is at Nag Mandir Road Nakar number 5, Darbhanga. Okay. And the third one is Crossroad 3, Baridi Basti, Jamshedpur. Okay. For inquiry, you may call on this number 77800 Okay. What is initiative? What is initiative? Okay, initiative. इनिशिएटिव का मतलब नए तरह का इनिशिएटिव लेना, नए तरह के काम को क्या करना, नए तरह की चीज़ों को मतलब मोटिवेट करना। तो हमेशा मैनेजर का ये काम है कि नया तरह का इनिशिएटिव ले, वो वर्कर को, वो मतलब वर्कर को क्या करे, मोटिवेट करे टू टेक न्यू काइंड ऑफ इनिशिएटिव। और एस्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है टीम वर्क। तो हार्मनी शुड बी मेंटेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन यूनिट्स एंड इंडिविजुअल। तो जब तक हार्मनी मेंटेन नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट होने के लिए आपस में डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट पर्सन के बीच में, ठीक है, हार्मोनियस रिलेशन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प बोलते हैं। सो फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड यूनियन अमंग पर्सनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सोर्स है ग्रेट स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्रेट होता है, ठीक है। यही स्केलर चेन है। यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर ये टॉप अथॉरिटी है, ये ABCD, इधर है MNPQ। तो इन द गिवन फिगर O जो है वो चीफ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन है। जो A और M है, इसका इक्वल हायरार्की है, B और N इक्वल हायरार्की है, C और P इक्वल हायरार्की है, और D और Q इक्वल हायरार्की है, ठीक है। तो हायरार्की का मतलब क्या होता है, पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू बोथ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो हायरार्की सिंपली क्या है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है ना। जैसे देखिए, O इज सुपीरियर फॉर ABCDMNPQ, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O चूंकि चीफ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो ABCD और MNPQ है, दे ऑल आर सबऑर्डिनेट। अब देखिए, A के लिए सबऑर्डिनेट क्या होगा, B होगा, M के लिए सबऑर्डिनेट कौन होगा, N होगा, ठीक है। B का जूनियर मतलब सबऑर्डिनेट C होगा, N का सबऑर्डिनेट कौन होगा, P होगा, C का D होगा और P का Q होगा, क्लियर है। इसको बोलते हैं हायरार्की। स्केलर चेन का मतलब होता है कि व्हेन ऑल द लेयर्स और हायरार्कीज और पोजीशंस आर टेकन टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हायरार्की है, बॉटम से लेकर टॉप तक है, ठीक है। तो बॉटम से लेकर टॉप तक जो हायरार्की है, उसका जो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन। लाइन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि हर एक जो लेयर या हायरार्की होता है, इट इज बाइंड टू अदर लेयर ऑफ हायरार्की थ्रू अ रिलेशन कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड। तो ये कनेक्ट टू लेयर, ठीक है। यानी देखो, लाइन ऑफ कमांड से कनेक्ट है कौन, O और A, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट है, ये 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 आपस में क्या है, कनेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं, कि नहीं आ रहा। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसी को लाइन ऑफ कमांड बोलते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ कमांड सिंपली क्या करता है, दो लेयर को कनेक्ट करता है। जैसे कनेक्ट करेगा OA और OM को, AB और MN को,
BC और NP को, CD और PQ को, ठीक है, CD और PQ को। तो फायोल का ऐसा मानना है कि द लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड नॉट बी ब्रोकन वाइल डीलिंग विद वेरियस इशू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप डिफरेंट इशू के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लाइन ऑफ अथॉरिटी को हमें ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। सो इट मेंटेन अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी मेंटेन रहता है और डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। इफ द लाइन ऑफ कमांड इज ब्रोकन, यदि वो ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा, तब ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगा। केओस का मतलब अफरा तफरी मच जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन केओटिक हो जाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा और अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, ठीक है, कैसे ये काम करेगा। तो इफ सी हैज एन इशू देन सी शुड रिपोर्ट टू बी आफ्टर थॉरो स्क्रूटिनी, जांच के बाद बी क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा ए को, फिर ए करेगा ओ को, फिर ओ जो है वो डील करेगा ए के साथ, फिर ए करेगा बी के साथ डील, फाइनली बी विल डील विद सी एंड सी डिस्पोज ऑफ, ठीक है। अब इसको समझिए जरा, ठीक है। तो क्या है, सी को प्रॉब्लम है बी से, तो सी क्या करेगा, सॉरी सी को कुछ कंसर्न है, तो सी पहले कोऑर्डिनेट करेगा किससे, बी से, फिर बी कोऑर्डिनेट करेगा ए से, ए कोऑर्डिनेट करेगा ओ से, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये है, लिखा है, ये लिखा हुआ है, पर देखो क्या लिखा है, इफ सी हैज एन इशू सी शुड रिपोर्ट टू बी आफ्टर थॉरो स्क्रूटिनी। बी क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा ए को और ए करेगा रिपोर्ट ओ को, देन ओ विल डील विथ ए एंड ए विथ बी, finally B have to deal with C and C dispose of, and if in any case O deal directly with C then O will undermine the position of A and B। क्लियर है। लेकिन यदि ऐसा होता है कि क्या करता है, O डायरेक्टली डील करता है C के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि O क्या कर रहा है, अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, अथॉरिटी को ब्रेक कर रहा है, किस अथॉरिटी को, तो A और B के अथॉरिटी को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कर रहा है। तो यदि स्केलर चेन ब्रेक होगा तो क्या होगा, केओटिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन विल बी केओटिक। केओटिक क्लियर है कि नहीं। अब सिचुएशन सी क्या होगा, देखो, अब मान लो सी को इशू है पी के साथ, दोनों का सेम हायरार्की है, सी और पी, सी और पी, तो सी हैज पर्टिकुलर इशू विथ पी। अब क्या होगा, तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि सी शुड डील विथ बी फर्स्ट, ठीक है। तो सी पहले डील करेगा किससे, अपने ऊपर वाले से, बी से, फिर बी डील करेगा ए से, ए डील करेगा ओ से, ठीक है, ओ फिर डील करेगा एम से, एम डील करेगा एन से, और एन डील करेगा पी से, फिर पी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा वापस एन को, एन रिप्लाई करेगा एम को, एम रिप्लाई करेगा ओ को, ठीक है, फिर ओ रिप्लाई करेगा ए को, ए रिप्लाई करेगा बी को, बी रिप्लाई करेगा सी को। आया समझ में। कॉन्सिक्वेंटली इट लीड्स टू, तो क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना, नहीं होगा, फाइल धीरे धीरे पास होगा ना भाई, कि नहीं पास होगा बताओ, जब लेयर, नंबर ऑफ लेयर बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, बहुत स्लो हो गया। तो इज इट एफिशिएंट मॉडल और इनएफिशिएंट मॉडल, इट इज इनएफिशिएंट मॉडल। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो है एक नया सिस्टम लाएगा जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं इसको हम, गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है, गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक में क्या होगा देखो, तो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस एंड पर्पस गॉट डाइल्यूटेड। तो रेमेडी क्या है, गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक क्या है कि लेवल जंपिंग टेक्निक टू ब्रेक स्केलर चेन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सी को इशू है पी के साथ, क्लियर है, सी को इशू है पी के साथ, तो सी कांटेक्ट करेगा बी से, सी कांटेक्ट करेगा बी से, और पी कांटेक्ट करेगा एन से। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बी और एन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन को पास कर दिया जाएगा किसको, सी को और पी को। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्केलर चेन ब्रेक हो गया ना। कैसे ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, हमने ओ से कांटेक्ट नहीं किया, एम से कांटेक्ट नहीं किया, और ओ ए एम से कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो देखो भाई, तो it is level jumping technique to break a scalar chain. It was suggested by Fayol. तो इट द कंसर्न ऑफिशियल एस्टैब्लिश रिलेशन विथ इमीडिएट सुपीरियर, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर जो होगा, एंड देन दे इंटरेक्ट। तब क्या करेगा, दोनों जो इमीडिएट सुपीरियर है वो आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे सी और पी को इशू है, तो सी का जो इमीडिएट सुपीरियर है वो कौन होगा, बी होगा, और ऐसे पी को इशू है,
तो P का जो इमीडिएट सुपीरियर है वो कौन होगा, N होगा. नाउ B and N will interact with each other and then finally they will get the solution. Clear है? And that solution will be binding to both C and P. Sorry. Both C and P. क्या फीचर्स है फायोल के प्रिंसिपल का? तो पहला फीचर तो ये है कि इनका प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि 14 का 14 प्रिंसिपल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है. जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड है उसके अकॉर्डिंग 14 में आप 10 प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, 5 अप्लाई कर सकते हैं, 4 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इनका प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है. सेकंड क्या है, इनका प्रिंसिपल यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि वट एवर बी द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो देखो भाई, यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल, तो हिज 14 प्रिंसिपल्स वेर यूनिवर्सल बट फ्लेक्सिबल. तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि इफ अ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू वन ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी एप्लीकेबल टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइस वर्सा. ओके. इसके अलावा इट ब्रिंग्स अबाउट रिजिडिटी बट 14 प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ठीक है. तो इसका मतलब रिजिड हुआ ना. यूनिवर्सल का मतलब कि 14 का 14 प्रिंसिपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, तो फायोल ने इसको बना दिया फ्लेक्सिबल. तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल इन पर्टिकुलर सिचुएशन में वेरी में डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है. आ रहा समझ में? तो यानी कोई जरूरी नहीं कि 14 का 14 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ठीक है. यू में आल्सो अप्लाई 10 प्रिंसिपल. तो जितने से हमारा काम हो जाएगा उतने से हम काम चलाएंगे, ठीक है. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना, ठीक है. जो नीचे अथॉरिटी उसको पावर नहीं है, पावर कहाँ पे, ऊपर में है. डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि पावर का नीचे डिवॉल्व होना, ठीक है. यानी कि जो लोअर अथॉरिटी उसके पास पावर है. तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर कॉन्सेंट्रेट होता है. यहाँ पर पावर क्या होता है, डिफ्यूज होता है. डिफ्यूजन ऑफ पावर, पावर क्या होता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है, डिफ्यूज होता है. These are our result from Rishabhai's Academy. You may see these results. And the foundation batch is started on Monday. We'll start from Monday at Nag Mandir Road, Naka number 5 branch, and the timing is 4 to 7. ठीक है. And for detailed inquiry, you may call on this number 77800 37350. इसकी तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन फायोल एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो कहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये डिपेंड करता है किस तरह का रिलेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में. तो यदि इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट है तो इस किस में पावर को डिवॉल्व किया जा सकता है, मतलब कि पावर को लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है जब म्यूचुअल ट्रस्ट है तब. ओके. सो द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी ऑप्टिमम एल्स इट विल लीड टू ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन, ठीक है. ओके. तो यानी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ज़्यादा स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, ओवरलैप होगा चीज़ें और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है. एक क्वेश्चन पूछता है कि टेलर और फायोल में क्या अंतर है. तो टेलर का जो था, टेलर वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन शॉप फ्लोर लेवल. ओके. इनका है फोकस था टॉप लेवल, मतलब कि ये मैनेजमेंट एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस था इनका, ठीक है. टेलर का है बॉटम अप अप्रोच, इनका है टॉप डाउन अप्रोच. टेलर का फोकस है इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी और एलिमिनेट वेस्टेज. इनका फोकस है डेवलप यूनिवर्सल और जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. टेलर का फोकस है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. इनका फोकस है इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल. इनका प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट. इनका जो आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. ये किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी को इन्होंने पेपर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. टेलर फोकस करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क पे, ये फोकस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क पे ये फोकस करते हैं, ठीक है. ये थोड़ा रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है. इनका जो 14 प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है. ये एडवोकेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप. ये इसको डिस्कार्ड करते हैं, ये बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है. तो जो फंक्शनल फोरमैनशिप थ्योरी दिया गया टेलर के द्वारा, ठीक है, ओके, उसको रिप्लेस करके नया थ्योरी दिया गया. क्या दिया गया थ्योरी बताइए? यूनिटी ऑफ कमांड. इट प्रोवाइडेड साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इट प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट.
इनका जो प्रिंसिपल और टेक्निक है वो रिलेवेंट है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, इनका जो प्रिंसिपल है उसका इम्प्लीकेशन वाइडर है, ठीक है। तो इनका फंक्शनल एस्पेक्ट है। अब क्रिटिसिज्म क्या है टेलर का, देखिए। तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि अ नंबर ऑफ स्कूल्स बिलीव दैट ये जो 14 प्रिंसिपल है ये ओवरलैपिंग है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इक्विटी और रिम्यूनरेशन दोनों सेम है, ओके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, it is similar to centralization or a scalar chain, okay. But this is not true completely. If one cares to look minutely, then all the 14 principles had their own uniqueness and differentiability, मतलब हर एक प्रिंसिपल अपने आप पे यूनिक है, तो ये आप डिफेंड कर रहे हैं टेलर को, ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इनका अप्रोच मैकेनिस्टिक है। जैसे पीटर ड्रुकर कहते हैं कि फायोल मैकेनिस्टिक लेवल मॉडल ऑफ आइडल और यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लिविंग बिजनेस, ठीक है। मतलब फायोल का थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है, ओके, वो काफ़ी नैरो और पैरोकियल है, ठीक है। तो यानी क्या करता है, ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता है, क्लियर है। ये बोलता है कि मैन क्या है, मशीन है, तो इनका अप्रोच क्या है, मैकेनिकल है, ओके। तो मैकेनिकल है, इसीलिए इनके अप्रोच को नैरो बोला गया है और पैरोकियल बोला गया है, ठीक है, संकीर्ण बोला गया है। इसके अलावा इनका अप्रोच है यूनिवर्सल अप्रोच है। तो फायोल कहते हैं क्या कि फंक्शनलिज्म बेस्ड ऑन फंक्शन अंडरटेकन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो थ्योरी को डेवलप किया, तो एक मैनेजमेंट कंपनी में ये काम करते थे, उसके आधार पे इन्होंने थ्योरी को डेवलप कर दिया, ठीक है। अब उस थ्योरी को यूनिवर्सल कहना ये कहीं ना कहीं क्या है, अनजस्टिफाइड है, ठीक है। सो इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दैट इनसाइट एंड डेरिवेशन फ्रॉम माइनिंग फॉर्म, ठीक है, शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू नीड्स एंड चैलेंज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। आपने जो माइनिंग फर्म का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपने पेपर बनाया, और उस पेपर में जो आपने थ्योरी लिखा, आपने क्या बोला कि वॉट एवर बी द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सभी जगहों पे क्या है, ये इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं ये मतलब सही नहीं है। तो ओके, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इनका जो थ्योरी था यूनिटी ऑफ कमांड, इसको क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे थिंकर के द्वारा, खासतौर पे गुलिक और उर्विक ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वुड ओवरवेलम द चीफ एग्जीक्यूटिव विद प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि वन सुपरवाइजर वन सबऑर्डिनेट, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है सुपरवाइजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ओवरवेलम हो जाएगा, ओके। फॉर संकल्प मेंस बैच you may also, the batch is started on 5 June, okay, and it is at Nag Mandir Road, Nakar number 5, Darbhanga. For brief inquiry you may call on this number 7780037350, and we are providing coaching in 3 optional paper. The first one is public administration, the second is physics, and third is political science and international relation. Currently classes are going on Nag Mandir Road branch, Nakar number 5, Darbhanga, and you may call on this number 7780037350, okay. तो चलिए, हमने फायोल कंप्लीट कर लिया, एंड इट्स अबाउट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो प्रीलिम्स टेस्ट 2027 ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें टोटल 30 टेस्ट हैं, 12 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 फुल लेंथ टेस्ट है और 6 टेस्ट सीसैट 2 का है। इसके अलावा टेस्ट का जो एसएस है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। हर एक टेस्ट के डिस्कशन का आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, फीडबैक आपको मिलेगा ऐप के ऊपर और ऑफलाइन मोड में भी। कोर्स का फी है 7500 और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 14 जून 2026। ये 3 जगहों पे टेस्ट हो रहा है, 2 जगहों पे हो रहा है, ठीक है, सुंदरपुर दरभंगा वाले ब्रांच पे और मिसरटोला नाग मंदिर रोड ब्रांच पे। फॉर डिटेल यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 7780037350, okay. So thank you for your presence, and in the next class we will come up with new thinker, that is Gulick and Lindahl Urvik, okay.